अच्छा जी, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और होपफुली आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और हमने इसके पॉइंट्स जो डिस्कस कर लिए थे उसमें लास्ट डिफरेंस था the software deteriorates and hardware wears out. And the next one is component based versus custom built. हम देखेंगे कि कैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो है ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि जो Recording in progress. हार्डवेयर है वो कंपोनेंट बेस्ड मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टम बिल्ड होता है। आज से कुछ सालों पहले अगर ये बात कही जाए, ये इस डिफरेंस को डिस्कस किया जाए, तो ये वाकई एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता था बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बट अब ये डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब सॉफ्टवेयर भी कंपोनेंट बेस्ड डेवलप्ड होता है। कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। हम कहते हैं कि हार्डवेयर टिपिकली employ many standardized design components। जैसे एक मशीन है, ठीक है, आप उसको जब बनाते हैं तो उसके पार्ट्स सेपरेट बनते हैं, तो उन पार्ट्स को बाद में असेंबल किया जाता है उसको एक सिंगल हार्डवेयर की फॉर्म देने के लिए, ठीक है। फिर अगर उसमें कोई पार्ट जो है वो खराब हो जाता है तो उस कंपोनेंट को रिप्लेस भी किया जा सकता है, ठीक है। हार्डवेयर तो हमेशा से ऐसे ही बनता है कि हम उसको छोटे छोटे पोर्शंस की फॉर्म में बनाते हैं और फिर इन पोर्शन को असेंबल कर दिया जाता है और उनमें से किसी भी एक कंपोनेंट को हम रिमूव कर सकते हैं या उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर कहते हैं जी क्या कस्टम बिल्ड होता है। कस्टम बिल्ड मीन्स कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो रिक्वायरमेंट आपने अप्रूव करना है और जैसे आपसे कहा गया है आपने अकॉर्डिंग टू वैसे ही उसको बनाना है और फ्रॉम स्क्रैच जो है वो आपने उसको बनाना। कुछ सालों पहले अगर ये बात हम करते तो ये बात वाकई एग्जिस्ट करती थी कि हम सॉफ्टवेयर को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट से बनाते हैं, जबकि हार्डवेयर के बने बनाए कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हैं। अब उन कंपोनेंट्स को जस्ट परचेज करें, उनको संभल कर और आपका हार्डवेयर जो है वो रेडी हो सकता है। बट अब सॉफ्टवेयर के लिए भी ये बात जो है बिल्कुल एक्यूरेट है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कंपोनेंट बेस्ड डेवलप हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स। रीयूजेबल कंपोनेंट्स कहते हैं कि रीयूजेबल कंपोनेंट की वजह से जो डिजाइनर है उनकी कंसंट्रेशन ट्रूली इनोवेटिव एलिमेंट की डिजाइनिंग की तरफ जो है वो मूव की है, बजाय इसके कि वो स्क्रैच से बनाना शुरू करें और वही काम बार बार रिपीटेडली करते रहें। वो काम जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर जो है ना वो कॉमन होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटरफेस तो डिजाइन करना है फॉर ईच सॉफ्टवेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरफेसेस में पुल डाउन मेन्यूज भी होते हैं, ग्राफिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो सेम यूज हो रहे होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, बजाय इसके कि आप उन्हें अगेन एंड अगेन जब भी नया सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसे नए सिरे से बनाएं और उसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाएं। तो आप उन पोर्शन को जो कि रिपीटेडली यूज होने हैं आप उनको बना के इस तरह से रख लें कि वो दोबारा से आप यूज कर सकें, तो उनको हम कहते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो रीयूजेबल कंपोनेंट डेवलपमेंट अब पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं थी, अब पॉसिबल है। इवन ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेपरेटली जो है वो लर्न किया गया है, जिसको हम कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये एक फुल फ्लेज कोर्स है जो हम अपने एमएस को यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एमएस करते हैं उनको ये कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है। उनके लिए कोर्स एक डिजाइन किया गया है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, कि कैसे हमने बने बनाए कंपोनेंट से सॉफ्टवेयर को बनाना है, या उन कंपोनेंट को जिनको हमने रीयूज करना है हमने उन कंपोनेंट्स को कैसे डिजाइन करना है। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जिसको आप रीयूज करना चाहते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टिंग से ही ऐसे की जाती है कि उनको रीयूज किया जा सके। ऐसे नहीं है कि आपने कोड लिखा है। एक कंपोनेंट क्या है? स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को हम कंपोनेंट कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स कंबाइनली आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। एक स्मॉल कंपोनेंट जिसको आप रीयूज करना चाहते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन वेरी फर्स्ट
पॉइंट ऑफ व्यू से ही, वेरी फर्स्ट पॉइंट से ही जो है वो इस तरह से की जाती है कि उसको रीयूज किया जा सके। ठीक है, कैसे रीयूज किया जा सके, हम उससे रिलेटेड जितनी भी मटेरियल है वो सारी की सारी एक जगह पर रखते हैं। लाइक उसमें जो प्रोसेसिंग उसने परफॉर्म करनी है, उसने जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है, उसकी जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उन सबको एक जगह पर रखते हैं, सो दैट एनी टाइम हम उस कंपोनेंट को रीयूज कर सकते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी का या कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट का, कि हम कोई बना बनाया कंपोनेंट जो है वो उठाएं और उसको अपने जो करंटली आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर के अंदर उसको यूज कर सकते। ठीक है, इवन इसके लिए एक वर्ड जो आपको सुनने को मिलेगा, यहाँ पे राइट नहीं है, मैं आपको बोल देती हूँ, उसको हम कहते हैं कोट्स, COTS। ठीक है, कोट्स स्टैंड्स फॉर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स। ठीक है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम, ये वो बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे इंटरफेस से रिलेटेड कोई ऑप्शन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च का कंपोनेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सॉफ्टवेयर में इंटरफेस में वो सर्च कंपोनेंट ऐड करते हैं। उसका क्या काम होता है कि विद इन सॉफ्टवेयर आपने कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन को सर्च करना है तो आप उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट हम उस ऑप्शन को बना के रख लें और हर सॉफ्टवेयर में उसको एज इट इज यूज कर लें, बजाय इसके अगेन एंड अगेन एंड अगेन हम उसकी कोडिंग दोबारा से करें। तो ये रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम को थोड़ा सा आसान बना देता है कि हमने एक दफा जो कंपोनेंट बना लिया, हम उसको दोबारा से नए सिरे से नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको एज इट इज यूज कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने अभी आपको कहा कि द क्रिएशन ऑफ द ग्राफिक्स, विंडोज, पुल डाउन मेन्यूज, ठीक है, और वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन मैकेनिज्म जो आपने हर सॉफ्टवेयर के लिए बनाने हैं, आप उनको रीयूजेबल कंपोनेंट की फॉर्म में बनाते हैं, सो दैट आप उनको दूसरे सॉफ्टवेयर में भी एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करें तो आपको सॉफ्टवेयर के लिए कोई कंपोनेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट लगानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, कि आपको डिजाइन ना करनी पड़े। लेट्स सपोज आपने CTC ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, ठीक है, तो आप उसको इंटरनेट से ले सकते हैं। कुछ आपको फ्री कोड प्रोवाइड करते हैं कंपोनेंट्स, कुछ आपको जो है ना वो प्राइस पे उसको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो जो बने बनाए कंपोनेंट्स हमें अवेलेबल होते हैं, जिसको आप खरीदते हो ना, वो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स होते हैं, जिसको हम कोड्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप खरीदते नहीं हो, आप खुद बना के रखना चाहते हो, तो वो रीयूजेबल कंपोनेंट कहलाता है। तो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट एंड कस्टम बिल्ड, इनिशियली तो ये डिफरेंस बाकी एग्जिस्ट करता था बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बट आजकल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज nowadays it is possible for the software as well, we can create a software from built-in components. हम ऑलरेडी बन कंपोनेंट से सॉफ्टवेयर को जो है वो बना सकते हैं, तो ये आजकल पॉसिबल है। Recording stopped. जी, यहाँ तक क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चन, तो बात समझ में ना आई हो? Okay, then continue. Recording in progress. The next topic is legacy software. ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो करंट नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको हम लेगेसी सॉफ्टवेयर, ओल्ड प्रोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, उनको हम लेगेसी सॉफ्टवेयर या ओल्ड प्रोग्राम्स कहते हैं। करंटली जो है वो हमारी नीड को फुलफिल नहीं कर रहे। मीन्स कोई भी रीजन हो सकती है ना, जिसकी वजह से हम जो काम करना चाह रहे हैं हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, वो सॉफ्टवेयर को हमें नहीं प्रोवाइड करें, तो लिहाजा वो हमारे लिए अब लेगेसी सॉफ्टवेयर होगा। हमें उसको या तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत है तो वो हमारे काम आ सकता है, या फिर हमें इंटायरली अ न्यू सॉफ्टवेयर की जरूरत है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर बनवाती है और उसको काफी सालों तक यूज करती है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, कुछ नए जो है वो उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, या वो अपने जो काम है उसको बढ़ाते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नई चीजें, नई फंक्शन ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो इट मीन्स करंटली जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं अपने काम को मैनेज करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर अब उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चेंजिंग कर ली है अपनी इन्वायरमेंट में, जिस अपनी
चीजों के अंदर जो अभी सॉफ्टवेयर फुलफिल नहीं करा, तो इट मीन्स अब उनको चेंज करने की जरूरत, या तो अगर तो वो चेंज माइनर है तो वो एडजस्ट हो सकती है, ठीक है, हम कोई नया मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को करेक्ट कर सकते हैं, कोई नया एक या दो कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं, या हम बैकएंड पे डेटाबेस जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर तो ये चेंजिंग पॉसिबल है तो हम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, बट अगर नहीं तो फिर इंटायरली न्यू सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। Why must it change? हम कहते हैं लेगेसी सॉफ्टवेयर जो है अगर आपने इसको यूज करना है तो इट मस्ट बी चेंज, ठीक है। चेंज क्यों, चेंज कहाँ से आ सकती है, हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है, हम कहते हैं कि इट मस्ट बी फिक्स टू एलिमिनेट एरर। पहली बात ये, अगर तो उसमें एरर आया है तो एरर ठीक किए बगैर तो नहीं ना हम उसको यूज कर सकते हैं, तो पहली बात कि अगर तो एरर आए हैं तो उन एरर का ठीक होना जरूरी है, ठीक है, एरर की करेक्शन होना जरूरी है, तो ही उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा सकता है। Then it must be enhanced to implement new functional and non-functional requirement. ये जो भी मैंने वर्ड बोला है ना, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसकी लिटिल इंट्रोडक्शन कराती हूँ, हम लेटर जो चैप्टर आएंगे उनमें इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में करेंगे, और इवन आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिकली भी आप उसको अप्लाई करके देखो। तो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने लगी हूँ। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर दी रिक्वायरमेंट्स जिसपे आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है, ठीक है, या वो सर्विसेज जो आपके सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड करनी, दैट आर कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सो दैट कि वो अप्रोप्रिएटली परफॉर्म हो सके, ठीक है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर की आपकी पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि यूजर उसमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ एंटर हो सके। दिस लॉगिन रिक्वायरमेंट विल बी कॉल्ड अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये वो रिक्वायरमेंट है जो उस सॉफ्टवेयर ने परफॉर्म करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहलाएगी। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अप्रोप्रिएटली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दीज आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन टाइम, स्पीड, थ्रूपुट, ठीक है, लुक एंड फील, इससे रिलेटेड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है उसकी वजह से भी हमें सॉफ्टवेयर में चेंजिंग करनी पड़ सकती है। लाइक हमें कोई नया फंक्शन ऐड करना है, या हमारे सॉफ्टवेयर की थ्रूपुट ठीक नहीं आ रही, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, या वो बहुत लेट रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स टाइम ठीक नहीं है, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है, तो लिहाजा हम उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो these can be the reasons कि हमें नया फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐड करना है या हमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करना है, तो हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करनी पड़ सकती है। The next one is software must be adopted to meet the need of new computing environment or the technology. Quite possible currently, for example, currently एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है और करंटली जो उनके पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज वो Pentium 3 यूज कर रही हैं और उसके ऊपर विंडोज 7 इंस्टॉल है, या Core i3 प्रोसेसर जो है ना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं 3rd जनरेशन और उसके ऊपर विंडोज 7 इंस्टॉल। लेकिन अब जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं, तो जो उनका करंट सॉफ्टवेयर है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, सो दैट वो जो न्यू हार्डवेयर आ रहा है उसके साथ वो कंपैटिबल हो सके, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करते हो तो आपने उसके साथ हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी भी तो ऐड करनी होती है ना, तो आपने उसको कंपैटिबल बनाना है सो दैट वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वैसे ही यूज हो सके जैसे कि ओल्ड टेक्नोलॉजी पे यूज होता है, तो भी हमें उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। And the next one is quite possible must be enhanced to implement a new business requirement. ये बात अभी मैंने आपको बताई कि लेट्स सपोज
कंपनी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, प्रोसीजर चेंज हो जाते हैं, तो उसको भी तो इम्प्लीमेंट करना है ना। जैसे पहले फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिपोर्ट्स प्रिपेयर नहीं होती थी, लेकिन अब प्रिपेयर होती हैं, तो वो नए टाइप ऑफ रिपोर्ट जो है वो ऐड करनी पड़ सकती है। तो अगर जो है वो प्रोसीजर चेंज हो जाता है, काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, तो भी हमें उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ सकती है। Then software must be extended to make it interoperable with other more modern system and databases. जरूरी नहीं फ्रंट एंड पे ही हमें चेंजिंग करनी पड़े, हमेशा हमें बैक एंड पे भी चेंजिंग करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल इनिशियली आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके बैक एंड पे जो डेटाबेस है वो आपको इतनी जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज एंटर करने की फैसिलिटी नहीं देता। मोर एडवांस डेटाबेस आप यूज करना चाहते हो सो दैट आप जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा जो है वो डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट कर सकें, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लगा सकें। तो आप बैकएंड पे जो डेटाबेस है उसका कोई एडवांस वर्जन जो है वो आप यूज करना चाहते हो बैकएंड पे, तो आपने डेटाबेस की कंपैटिबिलिटी भी तो करनी है सॉफ्टवेयर के साथ, तो भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करनी पड़ सकती है। The next, software must be re-architected to make it viable within a network environment. Currently आप सॉफ्टवेयर जो है वो सिंगल यूजर यूज कर रहा है, बट अब आपने और ज्यादा एम्प्लॉय हायर कर ली है, आपने उनको भी सॉफ्टवेयर देना है, तो आप उसको इन अ नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, तो भी आपको उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी सो दैट उसको मोर देन वन पीपल एट द सेम टाइम जो है यूज कर सकते, तो भी इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ सकती है। सो दीज आर द रीजंस that we have to change our legacy software. इन रीजन की वजह से, इन रीजन की कह लें कि these are the reason जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करनी पड़ सकती है और हम लेगेसी सॉफ्टवेयर को जो है वो दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। Recording stopped. जहां तक क्वेश्चन क्लास CRGR है क्लास में कोई? यस मैम। चलिए शुक्र है, मुझे लगा था शायद मैं दीवार को पढ़ा रही हूँ और क्लास में सुन नहीं रहा। स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा। चलिए ठीक, मान लेते हैं आप कहते हैं जी। ओके, कंटिन्यू करते हैं इसको। बेटा क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्या काम है? नहीं क्लास चल रही है, किसी और से करवा दें। ओके कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग। Recording in progress. लेमन एक रिसर्चर है, उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस करवाए अबाउट द सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर कब जो है वो चेंज करना पड़ता है। वो लॉज तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए मैंने, उसकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ आप उसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, वो आपको वहां से अवेलेबल हो सकते हैं कि लेमन लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। तो आपको डिफरेंट उसके लॉज आएंगे। वो कहता है कि उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस कराए कि कौन किस टाइप के सॉफ्टवेयर जो है वो सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं और फिर कैसे उसकी चेंज जो है वो हमने मैनेज करनी है। उन लॉज के लिए लेमन ने क्या किया, उसने 3 कैटेगरी में सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू लेमन software can be of 3 categories: S program, T program and E program. अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तीनों कैटेगरीज जो हैं वो कैसे डिफरेंट है। पहली कैटेगरी एस प्रोग्राम, here S stands for specified programs. ठीक है, S stands for specified programs. According to Lemon, कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपटीशन करते हैं, बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं होती, या आप कह सकते हैं स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर कहेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट फिक्स होती। आप उसको आज बनाएं, आप उसको 10 साल बाद बनाएं, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होंगी,
तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर कहेंगे एंड दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। लेमैन के लॉज ऑफ एवोल्यूशन इस टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, ठीक है। अब स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर की अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेटर है, स्मॉल प्रोग्राम में आप कैलकुलेटर में डिजाइन कर सकते हो, एक प्रोग्राम में आप एक कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हो। अब कैलकुलेटर डिजाइन करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने फंक्शन उसमें ऐड करने हैं, वो तो कभी भी चेंज नहीं होंगे, उसके अंदर चेंज रिक्वायर्ड हो ही नहीं सकती। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आने वाले चंद सालों में आप में से कोई ये रिक्वायर करे कि मेरा कैलकुलेटर जो है वो 2 + 2 = 5 रिजल्ट देगा। 2 + 2 = 5 की हमें जरूरत नहीं है। जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लीकेशन के, डिवीजन के एंड मेनी अदर फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के आपके फंक्शंस हैं जो कैलकुलेटर परफॉर्म करता है, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होने वाली। जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं या स्टैट्स के रूल्स हैं किसी फार्मूला की कैलकुलेशन के, वो फिक्स हैं, आपने हमेशा उसको एज इट इज ही फॉलो करना है, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो इस तरह की फंक्शनलिटीज को कवर करते हैं वो स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स की कैटेगरी में आते हैं और दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब वो चेंज होने वाले नहीं है, उनके लिए चेंज की मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कभी भी कोई ये जो है ना वो रिक्वायर नहीं करेगा कि मेरे लिए कैलकुलेटर बना दें जो 2 + 2 = 5 शो करे, ठीक है, क्योंकि 2 + 2 = 4 तो हमेशा से रहेगा। तो these type of software are called specified programs. And the next one is P program. P stands for procedural program. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है इस प्रोग्राम से, इसमें भी रिक्वायरमेंट फिक्स होती है बट इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, काम करने का तरीका, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप उन स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स तो फिक्स है ही बट आप किसी भी काम के जो करने का प्रोसीजर है आप उस प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते, ना ही कोई कभी रिक्वायर करेगा इस प्रोसीजर को चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल चेस एक गेम है, आप एक चेस एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो चेस एप्लीकेशन के वही रूल होंगे जो एक मैनुअल चेस खेलने के हैं, ठीक है। उसके वही रूल ही आप एप्लीकेशन पे अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन बनाते हुए आप उन रूल्स को चेंज नहीं करोगे। अगर आप रूल्स को चेंज करोगे तो वो फिर चेस नहीं रहेगी, वो कोई और गेम बन जाए। इसी तरह से क्रिकेट है, अगर आप क्रिकेट की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो क्रिकेट गेम के, तो जो मैनुअली क्रिकेट खेली जाती है उस क्रिकेट के खेलने के जो रूल्स हैं वो वही रहेंगे गेम में, एप्लीकेशन के अंदर भी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जिसमें किसी न किसी प्रोसीजर की इम्प्लीमेंटेशन आप करते हो और उस प्रोसीजर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, these type softwares are called procedural programs and these type of softwares are also not subject to change। मतलब ये भी कभी चेंज नहीं होने वाले। इसको आप अगर आज आपने एक क्रिकेट एप्लीकेशन बनाई है और आप 5 सालों बाद एक क्रिकेट एप्लीकेशन, बेशक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज कर लो, आपने जो आजकल मॉडर्न लैंग्वेज आप उसमें बना रहे हो, 10 साल बाद कोई और मॉडर्न लैंग्वेज आएगी, आपने उसके अंदर बनानी है उसको, तो लेकिन आपको प्रोसीजर सेम रखना पड़ेगा, आप प्रोसीजर के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्राम्स। एंड द नेक्स्ट वन इज ई प्रोग्राम। E stands for evolutionary programs. According to Lehman, evolutionary programs perform some real-world activity and it depends on the environment in which it runs. ये environment पे depend करता है। अब environment change होगा तो हमें सॉफ्टवेयर को भी चेंज करना पड़ेगा। environment change होगा तो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। And according to Lehman, E-programs are the softwares that are subject to change। और उसके जो laws हैं वो E-programs के लिए हैं कि how to manage change of the softwares जो कि environment पे depend करता है। अब environment से क्या मतलब है? environment में टेक्नोलॉजी आ जाती है, environment में हमारा काम आ जाता है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने अपने काम करने का तरीका चेंज कर लिया तो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर ली तो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसकी कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने के लिए चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो 98 के लिए डिजाइन किया गया था, आप उसको आज एज इट इज जो है वो
विंडो 10 के लिए नहीं रन कर सकते, या विंडो 10 का जो है वो विंडो 98 के ऊपर नहीं रन कर सकते, कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट चेंज तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। इनकी रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती, इनकी रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज होगा तो रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होंगी और हमें सॉफ्टवेयर के अंदर उसके अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। Recording यहाँ तक stopped. क्वेश्चन क्लास। Any question? No question? ठीक है, नहीं है क्वेश्चन तो फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर मिथ्स। Recording in progress. मिथ्स क्या होती है? मिथ्स आर बिलीव्स जिनमें हमें लगता है कि कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ है, बट अगर हम उसको एज इट इज फॉलो करेंगे तो हम रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकते। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसी बातें जो कि एग्जिस्ट करती हैं और समझा जाता है कि वो बातें ठीक हो सकती हैं, बट एक्चुअली उनमें ट्रूथ एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ ट्रूथ नहीं होता। हमारे बिलीव होते हैं हाँ कि हम इसको अगर एज इट इज फॉलो करेंगे तो वो ठीक है, बट एक्चुअली वो हमें रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाते हैं, उसको हम मिथ्स कहते हैं। हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारी मिथ्स हैं जो हमने अपने बड़ों से सुनी हुई है और कुछ उसके ऊपर बिलीव भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि काली बिल्ली जो है वो रास्ता काट जाए तो आपका दिन जो है वो बुरा गुजरता है। ये एक बिलीव है, एक मिथ है, जबकि इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के में भी कुछ मिथ्स एग्जिस्ट करती हैं और हम देखेंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है और हमें किस तरह से उनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो मिथ्स क्या होती हैं? मिथ्स कैन इफेक्ट द मैनेजर, कस्टमर एंड ऑल स्टेक होल्डर्स, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, वो इफेक्ट कर सकते हैं इन मिथ्स से अगर आप उनको एज इट इज फॉलो करो। ठीक है, दीज आर बिलीवेबल, दीज आर बिलीवेबल। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ट्रुथ एलिमेंट होता है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ये बात सच है, but invariably lead to the bad decisions. Therefore, insist on reality as you navigate your way through software development. कि आप रियलिटी को फॉलो करें, ना कि इन मिथ्स। ठीक है, अब ये मिथ्स क्या है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में एग्जिस्ट करती हैं, बट हमने उनको अवॉइड करना है, उनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। The first myth is, if we get behind schedule, we can add more programmers and catch up. इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की। वो कहता है कि if we get behind schedule, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हमने कहा, मैंने इससे भी पहले, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, तो तब मैंने आपको कहा था कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज वी वांट क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन टाइम एंड विद इन बजट। ये जो विद इन टाइम है ना, ये विद इन टाइम हमारा स्केड्यूल होता है, जो कि हमें स्टार्टिंग में दिया जाता है कि हमें इतने टाइम पीरियड के अंदर सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है। इसको हम स्केड्यूल कहते हैं, स्केड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कहता है कि अगर हम उस स्केड्यूल के अंदर सॉफ्टवेयर ना बना पाए, लेट्स सपोज हमारे कस्टमर ने हमसे कहा, हम डेवलपर हैं और हमारे कस्टमर ने हमसे कहा है कि सॉफ्टवेयर उसको विद इन 8 मंथ चाहिए, हमने 8 महीने के अंदर अंदर सॉफ्टवेयर उसको बना के दिया। अब लेट्स सपोज 6 मंथ गुजर चुके हैं, बट अभी हमारा बहुत सारा काम करना बाकी है, 2 मंथ्स रह गए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि हम अगर ये सोचें कि हम बिहाइंड स्केड्यूल है, कि हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है, तो हम और प्रोग्रामर ऐड करें ताकि फटाफट वो कोडिंग करें और हमारा काम हो जाए। थोड़ी सी बात देखने में सच लगती है, हाँ हम मैन पावर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हार्डवेयर के मामले में तो ये बात ठीक है, बट सॉफ्टवेयर के मामले में ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है, फिजिकल चीज को ऑब्जर्व करना, देखना और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करना आसान है। जैसे मैंने आपको रूम कंस्ट्रक्ट करने की बात की थी, अगर 10 लोग जो है वो एक रूम को 5 लोग जो है वो एक रूम को 10 दिनों में बनाते हैं, तो हम अगर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कर देंगे तो वो ही कम दिनों के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाए।
तो हार्डवेयर के मामले में मैन पावर इंक्रीज करना इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि अगर आप काम को अर्ली फिनिश करना चाहते हो तो आप मैन पावर इंक्रीज कर दो तो आपका काम जल्दी हो सकता है। बट फॉर सॉफ्टवेयर ये बात ठीक नहीं है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज अ लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और लॉजिकल चीज को अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। प्रोग्रामर ने जो कोडिंग की है, इवन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में इतना टाइम लग जाएगा। लेट्स सपोज आप दो लोग मिलके जो है या एक आपका आपने फ्रेंड ने जो है ना वो एक प्रोग्राम लिखा है और उसको समझ नहीं आ रही उसमें क्या एरर आ रहा है, वो आपसे कहता है कि इसमें मुझे एरर ढूंढ के दो, तो आप उसकी लाइन बाय लाइन रीड करोगे, पहले देखोगे उसने लॉजिक क्या क्रिएट की है, उसने क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल्स की क्या डाटा टाइप उसने डिक्लेयर की है, कहाँ पर उसने उसको इनिशियलाइज किया है, कहाँ पर कंडीशन लगी है। आप ईच एंड एवरीथिंग पहले अंडरस्टैंड करोगे तो ही आप इस काबिल होगे कि आप उसमें से उसकी गलती को फाइंड आउट कर सकते। तो आपको टाइम चाहिए। तो नए आने वाले प्रोग्रामर जो है वो जरूरी नहीं आपके काम को जल्दी कवर करने में हेल्प करें। क्वाइट पॉसिबल है कि आपका प्रोजेक्ट और ज्यादा लेट हो जाए अगर आप नए प्रोग्रामर्स को एट दैट मोमेंट ऐड करें। तो सॉफ्टवेयर के मामले में ये मिथ करेक्ट नहीं है कि आप मैन पावर इंक्रीज करने से आपका काम, वो भी ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, इनिशियली आप ज्यादा लोगों को काम पे लगा दे तो फिर तो आप काम जल्दी कर सकते हो, लेकिन इनिशियली ना जब काम ही सबने एक साथ स्टार्ट किया है फिर तो पॉसिबल है। लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर आप जो है वो लोगों को बीच में डालोगे तो फिर आपका काम और ज्यादा लेट हो सकता है, क्योंकि नए आने वालों को पहले समझाना जरूरी है कि आप क्या काम कर चुके हो और कैसे कर चुके हो, सो दैट वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, तो ये मिथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में गलत है। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, ना कि इसको फॉलो करना चाहिए। Recording stopped. रीज्वाइन करें मुझे, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। डेवलपमेंट मिथ्स, Recording in progress. किस तरह से हमने इसको अवॉइड करना है। The next myth is a general statement about objective is sufficient to begin building the programs. General statement about objective, कहते हैं कि जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो जस्ट जनरली आप उसको एक्सप्लेन करें और अपना काम स्टार्ट करें। जैसे कि अमूमन ऐसा होता है, जितने भी इतने को स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं है वो ऐसा करते हैं, दैट्स व्हाई उनके सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं होते, उसके अंदर बहुत ज्यादा एरर्स एंड बग्स होते हैं। लाइक कि उनको एक फोन कॉल से जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं कि हमें इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, कस्टमर अपना बताता है और उसके अकॉर्डिंगली वो काम स्टार्ट करते हैं। A general statement is not enough to start development of the software. You need full-fledged set of requirements. हम एक proper document prepare करते हैं जिसमें हमने each and every point about the software write करना होता है कि software में बनाना क्या है, क्या functions add करने हैं, function कैसे operate करें, function के user कौन कौन से, each and every detail. So we need a full-fledged of detail of the software in the form of a document which is called requirement document. हम उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज में SRS भी कहते हैं। SRS stands for सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। हमें वो प्रिपेयर करने की जरूरत है। मींस वी नीड टू राइट each and every detail of the software, not a single statement. एक सिंगल ऑब्जेक्टिव से सॉफ्टवेयर नहीं स्टार्ट हो सकता, हमें इसकी डिटेल चाहिए। तो लिहाजा ये मिथ है कि हम एक जनरल स्टेटमेंट से अपना काम शुरू कर देंगे और हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर लेंगे, तो इस मिथ को अवॉइड करना ही जरूरी। हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए अपने क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बनाने के। The next myth is change in project requirement can be easily accommodated because software is flexible. ये बात हमने पिछली लेक्चर में पढ़ी थी जब हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को डिफरेंशिएट कर रहे थे कि एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मॉडिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है उसकी भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने कमरे की दीवार बनाई है और आप कहो कि इस दीवार कोई आपको कहे कि इस दीवार को थोड़ा सा मोड़ दो, यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी है, तो उसको हाथ से पकड़ तो नहीं ना आप कर सकते हो, आपको पहले वो दीवार गिरानी पड़ेगी, फिर अगेन उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हार्डवेयर की मॉडिफिकेशन के लिए आपको उसको तोड़ना पड़ सकता है, या अगर आपने कंपोनेंट असेंबल किए हैं तो उसको रीअसेंबल करना पड़ेगा। बट सॉफ्टवेयर के लिए एज कंपेयर टू हार्डवेयर थोड़ी सी चेंज करना आसान है, क्योंकि आपने नया कोड ऐड करना है, जो ऑलरेडी जो कोड लिखा है आपने उसको मॉडिफाई करना। बट ये मिथ है कि सॉफ्टवेयर में चेंज करना आसान है क्योंकि सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल।
चेंज कभी भी आसान नहीं होती। क्वाइट पॉसिबल आप कोड को मॉडिफाई कर रहे हो तो जो आपने मॉडिफिकेशन की है वो न्यू एरर जनरेट कर दे। क्वाइट पॉसिबल आपने न्यू लाइन ऑफ कोड ऐड की है, वो न्यू लाइन ऑफ कोड जो है वो प्रीवियस लाइन ऑफ कोड के साथ कंपैटिबल नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट ही ना हो। तो एज कम्पेयर टू हार्डवेयर तो आसान है, बट नॉट एज मच इजी एज वी कंसिडर इट। जितना हम समझ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में चेंज करना जो है वो आसान है, उतना आसान काम नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है और हमें उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना। ओके, नेक्स्ट myth is once we write a working program we are done। वो कहते हैं जी वर्किंग प्रोग्राम मीन्स कि जब आपने कोडिंग कर ली है तो आपका काम खत्म हो जाता है। नहीं, बल्कि कोडिंग के बाद तो ज्यादा मुश्किल वाला काम स्टार्ट होता है। हमें उसको टेस्ट करना होता है, हमें टेस्ट केसेस रन करने होते हैं और हमें उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है, यूजर मैनुअल्स बनाने होते हैं, इंस्टॉलेशन मैनुअल्स बनाने होते हैं। सिर्फ एक वर्किंग प्रोग्राम बनाना और उसको एग्जीक्यूट करके देखने से आपका काम नहीं होता, बल्कि आपको फुल फ्लेज उसको टेस्ट करना पड़ता है। देयर आर वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टेक्निक जो हमें अप्लाई करके देखनी होती है। कोई टेक्निक किसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, कोई टेक्निक किसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, तो हमें उसको देखना है। हमारा काम जो है वो सिर्फ कोड लिखने के बाद खत्म नहीं हो जाता, बल्कि कोड लिखने के बाद ज्यादा डिफिकल्ट टास्क स्टार्ट होता है, जिसको हम टेस्टिंग कहते हैं। The next myth is until I get the program running, I have no way of assessing its quality। तो कहते हैं कि मैं जब तक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करूं और जब तक मैं कोड लिख के उसको रन ना कर लूं, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है ये देखने का कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं या गलत। That is absolutely wrong. In software engineering, other than code execution, there are variety of techniques that are available जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंश्योर करवा सकते हैं। And one of them is called reviews. Reviews वर्ड मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, आपको याद रहे कि रिव्यूज जो है, reviews are also called quality filters। इनको हम quality filters भी कहते हैं। सिर्फ कोडिंग तक पहुंचने से पहले भी हम अपने काम के अंदर बहुत सारी गलतियां निकाल सकते हैं थ्रू रिव्यूज। हमें कोडिंग तक वेट करने की जरूरत नहीं है अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करने के लिए। कोडिंग में भी करते हैं, बहुत सारी गलतियां हमें कोडिंग पॉइंट पे आके हमें आइडेंटिफाई होती है जब हम आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं, बट उससे पहले हम बहुत सारे जो है काम जो हमने कर दिए हैं, हम उसका रिव्यू करके हम उसमें से एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे वेरी फर्स्ट स्टेप्स में आपने रिक्वायरमेंट्स राइट की है, तो आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का रिव्यू करें, ये देखेंगे क्या आपने रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेटली राइट की है। फिर उन रिक्वायरमेंट्स से जो आपने एनालिसिस मॉडल्स बनाए हैं या आपने डिजाइन मॉडल्स बनाए हैं, आप उनका रिव्यू परफॉर्म करें। फिर आप अपने डिजाइन आर्किटेक्चर का व्यू करें। जहां जहां जो काम करते जा रहे हैं, हर स्टेप की गलती उसी स्टेप में आप आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करें, तो आपके इस काम के अंदर क्वालिटी वेरी फर्स्ट स्टेप से ही आना शुरू हो जाएगी। आपको कोडिंग तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा ये सोचना कि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया है, जब तक आपकी कोडिंग का काम स्टार्ट नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आप ठीक काम कर रहे हैं या आप गलत काम कर रहे हैं। तो ये काम वेरी फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाता है और ये काम हम थ्रू रिव्यूज करते हैं और रिव्यूज को हम क्वालिटी फिल्टर्स भी कहते हैं। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि रिव्यूज कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट myth is the only deliverable work product for a successful project is the working program। deliverable work product पे भी बात हुई थी प्रीवियस लेक्चर में कि वर्क प्रोडक्ट है क्या। हर वो चीज जो किसी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट है और उसको आप अमंग टीम मेंबर्स और विद कस्टमर्स शेयर कर सकते हैं, वो वर्क प्रोडक्ट कहलाती है। ये मिथ है कि सिर्फ जो डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट है वो वही है जो आपका वर्किंग प्रोग्राम है। मींस आपका जो एग्जीक्यूटेबल कोड है सिर्फ वही डिलीवरेबल है जो आप कस्टमर को दिखा सकते हो। नहीं, आप उसको कस्टमर के साथ डिजाइन आर्किटेक्चर शेयर कर सकते हो, आप अपने कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। तो सिर्फ वर्किंग प्रोग्राम आपने काम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने प्रोटोटाइप्स बनाई हैं, उन प्रोटोटाइप्स को कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। तो सिर्फ वर्किंग प्रोग्राम इज नॉट ओनली डिलीवरेबल जो आप शेयर कर सकते हो। देयर आर वैरायटी ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स जिनको आप अमंग टीम मेंबर्स एंड कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये मिथ भी
ये भी एक मिथ है और इसको हमें अवॉइड करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल मेक अस क्रिएट टू मच डॉक्यूमेंटेशन एंड विल स्लो अस डाउन। अभी जो मैं बार बार वर्ड बात कर रही हूँ कि हमने हर चीज को नोट डाउन करना है, हमने वर्क प्रोडक्ट्स बनानी है, तो एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि हमें जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत करना पड़ेगा अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन आपके काम को स्लो नहीं करते, बल्कि ये आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके पास रिकॉर्ड बन रहा है। इन फ्यूचर आपके पास वैसा ही प्रोजेक्ट आता है या उससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट आता है आपके पास बनाने के लिए, तो आपका बहुत सारा काम बच जाता है। आप अपने प्रीवियस किए हुए प्रोजेक्ट के काम को उसी को लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना सिर्फ आपके काम के अंदर क्वालिटी लेके आती है, बल्कि आपके काम को आसान भी बना देती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ये कहना कि ये जस्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करवा रही है हमसे और हमारे काम को स्लो कर रही है, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग बात है और हमें इसको अवॉइड करना है। Recording stopped. कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये लास्ट पिक्चर आपको समझाती हूँ। या तो आप बहुत ज़हीन हैं या बहुत लाइक है जो आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता, या आप लोग सुनते नहीं हो, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। अच्छा जी, मेरी बात सुने। चैट जो है ना, चैट में वैसे मैं ऑफ ही कर देती हूँ, आज भूल गई हूँ मैं चैट को ऑफ करना। चैट में आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करना ड्यूरिंग क्लास। ये भी एक रूल जो है ना वो अपने पास लिख के रख लें कि मेरी क्लास में आपने चैट में कोई क्वेश्चन नहीं करना। उसकी रीजन ये, चैट मैंने करनी है सेव आपकी अटेंडेंस लेने के बाद, ठीक है। जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपने क्वेश्चन करना है तो जस्ट रेज योर हैंड, हैंड रेज करने की ऑप्शन होती है जूम में, ठीक है। हैंड रेज करें या फिर माइक अनम्यूट कर लें। मैंने तो सबको अलाउ किया हुआ है कि आप एनी टाइम अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो, बोल के क्वेश्चन करो, जस्ट लाइक जैसे आप क्लास में इंटरेक्शन करो। तो लिख के मुझसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन किया है स्लाइड नंबर 18 में, आई थिंक अबाउट स्टेक होल्डर्स। इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स के बारे में मैंने बताया हुआ था, एक मिनट मुझे देखने में क्वेश्चन क्या था। नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स एंड प्रैक्टिशनर्स कौन है, ठीक है, ये पूछा है मुझसे। दोबारा नहीं पूछना, आपने भी सबा नबी ने क्वेश्चन किया मुझसे, आपने मुझसे डायरेक्ट बोल के क्वेश्चन करना है। मैं भी बता देती हूँ स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। हर वो बंदा जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। हमने एक कॉमन वर्ड उनके लिए डिसाइड कर लिया, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है चाहे वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। डायरेक्टली इन्वॉल्व मींस कि इसने चाहे तो उसको यूज करना है, या वो डेवलपमेंट टीम मेंबर का पार्ट है, या वो जो है वो हमारा वेंडर है जिन्हें हमें हार्डवेयर प्रोवाइड करना है, या फिर एंड यूजर है। हम उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे स्टेक होल्डर्स। नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स से वर्ड यूज किया यहाँ पे कि हर बंदा जो है वो टेक्नोलॉजी की नाहाव नहीं रखता। बाज़ दफा हम एज ए डेवलपर को हमें ऐसे कस्टमर का भी सामना करना पड़ सकता है जिसे कंप्यूटर की अलिफ बे भी नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो कारोबार करता है लिहाजा उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए अपने काम कराने के लिए। तो हमें उसे समझाना है कि आपके काम को किस तरह से हम थ्रू सॉफ्टवेयर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ना, ये स्टेक होल्डर कंबाइनली जनरल वर्ड यूज होता है टू प्रेजेंट ऑल द पीपल जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एनीथिंग एल्स किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड में अभी मैं पढ़ाती हूँ। ओके, चैप्टर वाइंड अप करते हैं इस पिक्चर के बाद। Recording in progress. अगर इस पिक्चर को मैंने 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो मैं कह सकती हूँ कि ये पिक्चर प्रेजेंट कर रही है कम्युनिकेशन गैप को जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन
team members, between development team members and between developer and customer. ये पिक्चर उस कम्युनिकेशन गैप को प्रेजेंट कर रही है. ठीक है, वन बाय वन हर पिक्चर को एक्सप्लेन कर. पिक्चर स्टार्ट होती है यहाँ से, यहाँ पे इस वक्त मेरा पॉइंटर है. हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट. लेट्स सपोज एक कस्टमर है, वो आपको बताता है कि उसे एक स्विंग चाहिए, रोप हो, कुछ वुडन ब्लॉक्स हो और उसको टाई इस तरह से करना है. वो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है. ठीक है, वो बता रहा है और प्रोजेक्ट लीडर उससे सुन रहा है. वो जो बता रहा है और उसको प्रोजेक्ट लीडर जो अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके डिफरेंस को देखिए. कस्टमर ने अपनी बात कुछ इस टाइप की एक्सप्लेन की, एक दरख्त है, उसके साथ रोप टाई करनी है और 2-3 ब्लॉक्स हैं. जबकि जो प्रोजेक्ट लीडर है उसने क्या अंडरस्टैंड किया है कि रोप को कुछ इस तरह से टाई करना है और दरमियान में वुडन ब्लॉक रखना है. अब प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स ने कस्टमर की बात को अंडरस्टैंड किया, करने के बाद उसने अपने सिस्टम एनालिस्ट को बताना है कि वो जो है वो उसको डिजाइन करे सो दैट उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो. अब प्रोजेक्ट लीडर ने जो एनालिस्ट को बताया और एनालिस्ट ने जो अंडरस्टैंड किया, वो उसने कुछ इस टाइप का उसको अंडरस्टैंड किया कि इस टाइप से उसने जो है उसमें एक बनाना. अब उसने उसकी डिजाइनिंग अपनी इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली की और इस डिजाइन के बेस के ऊपर जो प्रोग्रामर है उसने उसको, जहां पे क्योंकि दरख्त है तो आप उसको प्रोग्रामर ना कहें, लेट्स सपोज आप कहें कि जिसने वो स्विंग बनानी है उसने कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड किया उस डिजाइन को कि कुछ इस टाइप की जो है वो प्रोडक्ट बनानी. बन गई प्रोडक्ट. अब सेल आउट भी तो करनी है ना, बिल भी तो बनाना है ना. तो जो मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव, सेल एग्जीक्यूटिव, वो बड़ा बड़ा चढ़ा के प्रोजेक्ट के फीचर जो पेश करेगा. लग्जरी भी, हमारी प्रोडक्ट ये कर देगी, वो कर देगी, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ये बैक एंड पिक्चर जो प्रेजेंट कर नीचे वाला पोर्शन. हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड. ब्लैंक फील्ड, मतलब चीजों का रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया. ठीक है, व्हाट ऑपरेशन इंस्टॉल्ड, बना क्या था ये और इंस्टॉल क्या हुआ, जस्ट अ सिंगल रो. हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड. एक फुल फ्लेज ब्रिज का बिल्ड जो है वो कस्टमर को पकड़ा दिया जाता है एक सिंगल सॉफ्टवेयर के बाद. हाउ द हेल्प डेस्क सपोर्टेड इट. जब कुछ बनाए ठीक नहीं है तो जब आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रिपेयर की, आपने चीजों को अप्रोप्रिएटली अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आपने मेंटेनेंस क्या प्रोवाइड करनी है, दस्त को पकड़ के काट ही दो जड़ से. एंड दिस पिक्चर प्रेजेंट व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड. कस्टमर ये चाहता था. बात खराब कहां से हुई, वेरी फर्स्ट स्टेप से, जब कस्टमर ने बताना शुरू किया. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप. और ये एक बहुत बड़ी रीजन है सॉफ्टवेयर के फेलियर की, सॉफ्टवेयर की नीड फुलफिल ना करने की, कि कम्युनिकेशन गैप जो है ये एग्जिस्ट करता है. टीम मेंबर्स में भी, अगर आपने कभी खेला हो, आपने तो नहीं, खैर शायद आपके बड़ों ने कोई बताई हो आपको बात, एक गेम खेलते हैं जहाँ पे एक जो शुरू वाला पर्सन है ना, उसके कान में एक बात बता दी जाती है और उसको कहते हैं कि आपने बात अपने साथ वाले बंदे के कान में बात बतानी. उसने अपने साथ वाले बंदे के कान में बात बतानी. और अगर ऐसे होते होते अगर 10 बंदे हैं और 10वें बंदे से आप पूछे ना कि पहले बंदे ने क्या कहा था, वो बात कभी भी वो नहीं होगी जो उस पहले बंदे के कान में बात की. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप. ये कम्युनिकेशन गैप इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज करने में आपको हेल्प करेगी कि आपने कैसे इस कम्युनिकेशन गैप को हैंडल करना है सो दैट यू कैन प्रोड्यूस क्वालिटी सॉफ्टवेयर. और क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जो कस्टमर की तमाम नीड्स को फुलफिल करे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट. So this is the main theme behind this picture, that software engineering will help you out to minimize this communication gap so that you can maintain the quality of your software. और यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है. Recording stopped. आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है. ठीक है, हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आपने इसको रीड आउट करना है और मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे क्लास में पूछ सकती हूँ किसी भी स्टूडेंट से, तो आपने आंसर करना है मुझे. आप ये अज्यूम करें आप लाइव क्लास में बैठे हुए. ठीक है, तो ये नहीं कहना कि मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला. साथ साथ पढ़ लेंगे तो इजी रहेगा, अदरवाइज आपका काम इकट्ठा होता जाएगा और आपको ये कोर्स बोर लगना शुरू हो जाएगा, बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा और फिर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे.
कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू आर फ्री टू आस्क, अदरवाइज आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं।